जब मैं बात कर रही हूँ तो आप मेरी तरफ देख सकते हैं। दशकों के इंतजार के बाद अब बाजी पलट गई है। लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर के पीड़ित परिवारों को आखिरकार उस आदमी का सामना करने का मौका मिला जिसने उनकी माओं, बेटियों और बहनों को उनसे छीना। और जब रेक्स ह्योरमैन ने बोलना शुरू किया तो जज ने भी कोई रियायत नहीं बरती। खैर, आपको एक बहुत बड़े आदमी के रूप में बताया गया है। तुम एक घिनौने और घटिया छोटे आदमी हो, अगर तुम वाकई आदमी हो, और तुम एक डरपोक हो। सफक काउंटी न्यूयॉर्क से मैं आपको उस भावनात्मक सजा के अंदर ले चलूंगी और वे डरावने विवरण बताऊंगी जो जांचकर्ताओं के अनुसार उसने सालों तक योजना बनाई थी। गिलगो बीच सीरियल किलिंग्स पर जाने से पहले मैं आपको अपसाइड ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और पसंद करती हूँ। और अपसाइड आपको रोजमर्रा की चीजों जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट पर कैशबैक दिलाएगा। आपको बस इतना करना है, आप अपसाइड को मुफ्त में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करें और हमेशा की तरह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। फिर आप अपनी खरीदारी को वेरीफाई करें और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर मुझे पेट्रोल भरवाना हो या रात को टेकआउट चाहिए तो मैं पहले अपसाइड ऑफर्स देखूंगी। पैसे खर्च करने के बाद वो ऐप में दिखते हैं और मैं उन्हें सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस कमाते हैं, जो कि कमाल की बात है। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन करें और प्रोमो कोड क्राइम फिक्स इस्तेमाल करें ताकि पहली गैस टैंक पर हर गैलन पर 25 सेंट बोनस मिले। मैं अनजाने क्लेवी हूँ, ये स्पेशल एडिशन है। लॉ एंड क्राइम सफोक काउंटी, लॉन्ग आइलैंड से रिपोर्ट कर रहा है। कोर्ट हाउस में आज रेक्स ह्योरमैन के पीड़ितों को बोलने का मौका मिला। उन्हें उस आदमी से बात करने का मौका मिला जिसने उनकी माँ, बेटी और बहन की जिंदगियां छीनी। उन्होंने उसका सामना किया जिसने बेरहमी से उनकी जिंदगियां छीन ली थीं। वो मौका जो उसे पिछले 26 सालों में कभी नहीं मिला, जब से आपने उसकी जिंदगी छीन ली। अपने लिए तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का मौका, और उसके ऐसे लक्ष्य थे, उसकी अपनी उम्मीदें थी, उसके अपने सपने थे, और आपने वो सब कुछ छीन लिया। जज टिमोथी मेसी रेक्स ह्योरमैन को संबोधित करते समय कोई नरमी नहीं बरती। आप ये जल्द देखेंगे। ये दिन 8 ज्ञात पीड़ितों के लिए था। सैंड्रा कास्टिला, करेन वेरगाटा, वलेरी मैक, जेसिका टेलर, Maureen Brennard Barnes, Megan Waterman, Melissa Bartholomew and Amber Costello। वे युवा महिलाएं थीं जिनके परिवार उन्हें प्यार करते थे। इन महिलाओं की अपनी उम्मीदें और सपने थे, लेकिन उन्हें एक क्रूर दरिंदे ने सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे कद में छोटी थीं और सिर्फ इसलिए कि वे सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हुए असुरक्षित थीं। 1993 में सैंड्रा कास्टिला की मौत से हत्याएं शुरू हुईं और आखिरी पीड़िता एम्बर कोस्टेलो की हत्या 2010 में हुई। उसका शव और मोरीन ब्रेनर्ड बार्न्स, मेगन वाटरमैन और मेलिसा बार्थोलोम्यू के शव उसी साल दिसंबर में पाए गए थे। मेलिसा की छोटी बहन अमेंडा सिर्फ किशोरी थी जब उसकी बहन गायब हुई। मैं 15 साल की 15 साल की उम्र थी। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10वीं कक्षा में थी, पर स्कूल छोड़ने के बाद भी मेरा मन वहां नहीं था, इसीलिए पूरी नहीं कर पाई। मैं अपनी जवानी में उलझी हुई थी, मैं अपनी युवावस्था में उलझी हुई थी और आज भी खुद को उसी में उलझा हुआ महसूस करती। कई साल ऐसे थे जब मैं इस धरती पर रहना ही नहीं चाहती। फिर एक बेहद शक्तिशाली पल आया जब अमेंडा फंडरबर्ग ने रेक्स ह्योरमैन की तरफ मुड़कर उसे आदेश दिया कि वो उनकी तरफ देखे। जब मैं बोलूं मेरी तरफ देखो। हमें बात किए करीब 17 साल हो गए हैं, बिल्कुल ना। तुम्हारी वजह से कुछ समय के लिए मेरी माँ और मेरे बीच का रिश्ता खराब हो गया था। वो मेरे लिए डरती थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब भी मैं घर से बाहर जाती थी, उन्हें डर लगता था कि शायद मैं वापस ना आऊं। और मेरे लिए जिस तरह से मेरी माँ को मेरे साथ होना चाहिए था, वो भी उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो खुद मेरी बहन की जिंदगी के लिए लड़ रही थी, किसी से हमारी बात को गंभीरता से लेने के लिए लड़ रही थी, अपनी खुद की जिंदगी और अपनी मानसिक शांति के लिए भी लड़ रही थी। शुक्र है हम अपने रिश्ते को फिर से जोड़ पाए, जो शायद मैं कभी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं कर पाऊँ। और मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी में सताती रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जिंदगी बहुत छोटी हो। मुझे मजबूर किया गया कि मैं लकवाग्रस्त कर देने वाली चिंता, डिप्रेशन, PTSD और बुरी तरह तबाह नर्वस सिस्टम के साथ जीऊं। मैं रोज गुस्से और उदासी में रहती थी। कुछ समय तक डिप्रेशन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और मैं मुश्किल से ही खाती थी, बार बार रोती थी और सोती रहती थी।
लोगों से डर जाती थी जो मुझे ज्यादा देर तक दिखते थे। जब भी कोई आवाज सुनाई देती थी मैं डर जाती थी क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। हर बार जब भी मैं अपनी कार में बैठती थी मुझे उसकी पिछली सीट चेक करनी पड़ती थी। मुझे नए लोगों से मिलने या भीड़ में जाने से डर लगता था। अगर मुझे किसी छिपे हुए नंबर से कॉल आ जाता था तो मेरा दिल भी एक पल के लिए रुक जाता था। मैं लगातार अपने फोन को देखती रहती थी, तुम्हारे अगले कॉल का इंतजार करती रहती थी। शर्मन ने मेलिसा की हत्या के बाद अमेंडा को मेलिसा के फोन से कॉल कर भद्दे नामों से चुराया था। अब उसे एक औरत से आदेश सुनना पड़ा। मोरीन रेनर्ड बार्न्स की बेटी निकलेट ने भी बात की। क्या हम केसेस के बारे में बात कर सकते हैं? मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो गर्मजोश, चुलबुली, मजाकिया, बुद्धिमान और कलात्मक थी। जितनी लोगों को मैं जानती हूँ उनमें उनका दिल सबसे बड़ा था। जब वह सड़क पर किसी बेघर व्यक्ति को देखती थी तो वह सचमुच अपनी आखिरी $1 भी दे देती थी, या अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो कम से कम रुककर उन्हें सम्मान देती और पूछती कि वे कैसे हैं। वो भाषा कला की शौकीन, कवयित्री और विदुषी थी। वो राजनीति में मुखर थी जो उनकी लेखनी में दिखता था। उन्हें हिप हॉप, R&B म्यूजिक पसंद था और वो अपनी नोटबुक में रैप्स लिखती थी। कहती थी कि रैपर बनना चाहती है। उनकी हास्य भावना बहुत मजबूत थी और उनकी हंसी सबसे ज्यादा संक्रामक थी। वो दिल से भी जवान थी और उम्र से भी बस जवान ही थी। 25वें जन्मदिन के कुछ हफ्तों बाद ही वह जीवित रही। 25 साल की उम्र में मुझे वैसी खुशी नहीं हुई जैसी आमतौर पर युवाओं को होती है। ये बहुत दुखद था क्योंकि अब मैं अपनी माँ से ज़्यादा जी चुकी हूँ। आज मैं उनसे लगभग 2 साल बड़ी हूँ, जितनी वो कभी नहीं हो पाएंगी। रेक्स हार्मन ने एक महिला से उसकी कई साल की जिंदगी छीन ली, जबकि उसे आज भी अपनों के साथ होना चाहिए था। मेरा नाम डिलन है, मैं मॉरिन का बेटा हूँ। मैं उन्हें 1 साल की उम्र में खो बैठा। मेरी शुरुआती यादें चिंता, डर और उदासी से जुड़ी हैं, ये न जानकर कि वो कहाँ गईं और मेरी जिंदगी में क्यों नहीं थी। मुझे उनकी आवाज़, उनका चेहरा या उन्होंने मुझे बचपन में जो प्यार किया था वो याद नहीं है। मेरे स्कूल के पहले दिन मुझे देखने के लिए मेरी माँ कभी नहीं थी। मेरे पास वो कभी नहीं थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया। जब भी उनकी जरूरत थी वो कभी मेरे पास नहीं थी, और भविष्य में भी जब मुझे उनकी जरूरत होगी वो मेरे पास कभी नहीं होंगी। मरीन की बहन ने उन्हें बहुत गहरी समझ वाली बताया। वो 2007 में गायब हो गई थी। मुझे उस दिन के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था जब मॉरीन घर में भी लौटी। शुरुआत में मैं खुद से कहती रही कि वो किसी भी पल फोन करेगी, कि सब कुछ किसी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन सालों में बदल गए, वह उम्मीद धीरे धीरे उस विनाशकारी हकीकत में बदल गई। सालों तक मॉरीन को खोजने के बाद मेरी दुनिया बिखर गई। जिस दिन मेरी बहन एक अंधेरी सुनसान हाईवे के किनारे झाड़ियों में मिली थी, उसे सिर्फ मारा नहीं गया, वो एक सीरियल किलर की शिकार थी। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सोची समझी अकल्पनीय बुराई थी। ये झटका इतना गहरा था कि मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि जब मॉरीन की पहचान हुई तो इसका मतलब था उस सच्चाई का सामना करना कि वह हमेशा के लिए चली गई है, और वो दर्द असहनीय है। मैंने 10 साल से ज्यादा जीवित बच जाने का अपराध बोध के साथ जिया। मैंने हर पल को बार बार दोहराया। मेगन वाटरमैन की चाची ने बताया कि उनकी भतीजी सेक्स वर्कर कैसे बनी। मेगन को किंग क्रूज नामक दलाल वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था, जो खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहता था। और मेरी भतीजी की तस्करी के कारण जो कैदी आज इस अदालत कक्ष में बैठा है, उसने उसकी जिंदगी छीन ली और उससे प्यार करने वालों से उसके साथ भविष्य छीन लिया। 6 जून 2010 को उस कैदी ने न सिर्फ मेगन की सारी उम्मीदें और सपने छीन लिए, बल्कि हमारे परिवार को भी तोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी भतीजी ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की होगी कि वो हमारी बेटी के पास वापस आ सके, जिसे वो अपनी पूरी जान से प्यार करती थी। जब आप इस आदमी के आकार और इस तथ्य पर विचार करते हैं कि वह बच्चों और छोटे कद के शिकारों की तलाश करता था, तो ये साफ हो जाता है कि वह कोई डरावना शिकारी नहीं था, बल्कि एक कायर अवसरवादी था। कैदियों की मेगन, मोरीन, मेलिसा, एम्बरलीन, जेसिका, वैलेरी, सैंड्रा और करेन को मिटाने की योजना उल्टी पड़ गई है। उसके घिनौने और कायराना कामों की वजह से हमारे प्रियजनों का नाम आने वाले वर्षों तक प्यार और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा, न सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों द्वारा, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोग भी अब उनके खोने का शोक मना रहे हैं।
मेगन की बेटी लिलियाना ने उस माँ के बारे में बात की जिसे वो कभी जान नहीं पाई। जून 2010 में मेगन के गायब होने पर लिलियाना छोटी बच्ची थी। मेरा नाम लिलियाना वाटरमैन है और मैं मेगन वाटरमैन की बेटी हूँ। मैं 3 साल की थी जब मेरी माँ गायब हो गई। उनका शव तब तक नहीं मिला था जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई थी। मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में उन्हें मुझसे छीन लिया गया था और एक छोटी बच्ची को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। मुझे कभी ये जानने का मौका नहीं मिला कि बुरे दिन के बाद उनकी गोद में सुकून कैसा लगता है, उनकी सलाह सुनना या उनके मार्गदर्शन में बड़ा होना कैसा होता है। मैं लगभग 9 साल की थी जब तक मुझे पूरी तरह से ये भयानक सच पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ था। और आप एक बच्चे को ये बता सकते हैं कि उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुझे याद है मैं 4th कक्षा में घर पर ऑनलाइन स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे उनके बारे में एक लेख दिखा। वही पल था जब मैंने सच में समझा कि क्या हुआ था। मुझे याद है मैंने अपने दादा दादी से पूछा था कि वेश्या शब्द का क्या मतलब होता है, और एक ही पल में मेरी दुनिया बिखर गई। मेरा दिल फिर से टूट गया। मैंने अपनी माँ के बिना 16 मदर्स डे बिताए हैं। मैंने हजारों दिन उनके बिना जिए हैं। अब मैं उसी उम्र की हूँ जब मेरी माँ पहली बार मुझे गर्भ में लिए हुए थी। अब समझ आया वो कितनी छोटी थी। मुझे लगता है मैंने अभी जिंदगी समझनी शुरू की, जबकि माँ को अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। राइट स्यूरमैन ने सिर्फ मेरी माँ की जान नहीं, बल्कि हमारे बीच की अनबनी यादें भी छीन गई। उसने जन्मदिन, त्योहार, बातें, गले मिलना, सलाह और वे हर आने वाले पल छीन दिए जो एक माँ और बेटी को साथ बिताने चाहिए थे। वैलेरी मैक्स के माता-पिता ने बेटी की मौत पर बात की। मिस्टर ह्यूमन, आपने वलेरी के नश्वर शरीर के साथ भयानक चीजें की हैं, लेकिन आप में असली वैलेरी को छुआ कर नहीं है। सीएस लुइस की बात को अपने शब्दों में कहें तो यहाँ कोई साधारण इंसान नहीं है। आपने कभी आम इंसान से बात नहीं की। हर इंसान जिससे आपने मजाक, काम, शादी, अनदेखा या मार भी किया है, वो अनोखी रचना के रूप में पैदा हुआ है। हर कोई हमेशा के लिए जिएगा, या तो पुनर्स्थापित महिमा में या कल्पनीय भय में। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि जब मेरा दिन आएगा और मैं खड़ा होऊंगा, खुद को यीशु के सामने खड़ा पाऊंगा। वैलेरी उनके साथ होंगी। आपने हमारे परिवार के लिए जो किया है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चाहे इंसाफ हो भी जाए, लेकिन आपने जो हमसे छीना है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, और ना ही ये हमारी प्यारी वलेरी को उसकी जिंदगी वापस लौटा सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि भले ही आप हमारी बेटी के साथ ये भयानक अपराध करने में सफल हो गए, और चाहे आपको वलेरी के शरीर पर जितना भी नियंत्रण या शक्ति का एहसास हुआ हो, आप उसकी आत्मा को कभी छू नहीं सके। मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आप खुद को भगवान के सामने सही नहीं करते, वैलेरी ही आज़ाद है आज और आप नहीं। वो अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जी रही है, और आपने जो किया उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप समझें। जेसिका टेलर की कजिन ने उसे ऐसे भयानक तरीके से खोने पर बात की। क्या आप जेसिका जैसी खत्म होना चाहेंगी? ये सवाल मैंने किशोरी रहते कई बार सुना था। कुछ ऐसा जो डर के कारण बोला गया था, ये जानने के डर से कि एक राक्षस असल में क्या कर सकता है। जवाब था हाँ। मैं सच में जेस जैसी बनना चाहती थी। वो निडर, दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, खूबसूरत और बुद्धिमान थी। वो जिससे भी मिलती उसे पहले से बेहतर बना देती थी, चाहे सिर्फ एक पल के लिए ही मिलती हो। उसने कभी किसी को अजनबी नहीं समझा। वो एकदम धूप जैसी थी। मैं हमेशा ये नहीं चाहती हूँ कि काश मैं उन्हें उस रूप में जान पाती जैसी महिला मैं आज हूँ। काश मैं देख पाती वो कैसी महिला बनती। काश मैंने उन्हें आखिरी बार देखने पर और जोर से गले लगाया होता। काश वो मेरे बेटे को जान पाती, मैं बहन सन घूम पाता और हम और यादें बना पाते। इसके बजाय मैं उन्हें उन यादों के जरिए याद करने की कोशिश करती हूँ जिन्हें मैं अपने पास संजो कर रख पाई हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ और उनकी याद में उन जगहों पर फूल छोड़ती हूँ जहाँ उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था।
मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मुझे वो कॉल आया था, तब मैं कैसे महसूस कर रही थी। मैं अपने दिमाग में टॉर्सो शब्द को समझ ही नहीं पा रही थी। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ। टॉर्सो, बिना सिर और हाथों के, ये शब्द मुझे परेशान करते हैं। 3 महीने पुराने बॉयफ्रेंड का शायद सिर्फ धड़ था, मुझे लगा वो पेट है। ये कटा पटा शरीर है, ऐसा मुमकिन नहीं। घिनौना, भयानक, डरावना, राक्षसी, क्रूर। क्या उसके शरीर के टुकड़े बिखरे थे? पूरा शरीर नहीं मिला था, पूरा उसका शरीर, बिना सिर और बिना हाथों के। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। उस वीकेंड पे उसे घर आना। उस वीकेंड परिवार और दोस्त उसे ढूंढ रहे थे, उसके अपने लोग उसे कॉल कर रहे थे। वो उस वीकेंड को किसी भी हाल में मिस नहीं करती। उसने कभी फोन नहीं उठाया। उसने तुम्हारी वजह से किसी को वापस कॉल नहीं किया। एम्बर कॉस्टेलो के परिवार ने एक बयान दिया है जिसे पढ़ा जाना है। एम्बर कॉस्टेलो ने रेक्स ह्यूरमैन को उसकी मौत से पहले एक से ज्यादा तरीकों से मार दी। अगर मेरी बहन समझदार ना होती तो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एकजुट टास्क फोर्स अब भी उसकी तलाश में होती। एम्बर की तेज सोच ने अहंकारी और शैतानी रेक्स ह्यूरमैन में गुस्से की आग भड़का दी थी। आज आपके सामने बैठा ये अमर्यादित आदमी एम्बर कॉस्टेलो से मात खाना बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी बहन की हरकतों ने उस फरार हत्यारे को गुस्से के दौरे में उग्र होने पर मजबूर कर दिया। एम्बर द्वारा बेवकूफ बनाए जाने पर उसका बेकाबू गुस्सा रेक्स ह्यूरमैन को न सिर्फ एम्बर को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया, बल्कि मेरी बेटी और मुझे भी नुकसान पहुंचाया। मेरी बेटी, मैं और कई लोग रेक्स ह्यूरमैन से बच गए, लेकिन मेरी बहन एम्बरलिन कोस्टेलो को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका बलिदान और आत्मा अदालत में जीत दिलाती है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह में आस्था है। एम्बर के साथ क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जब उसने दोस्तों को अलविदा कहा और रेक्स ह्यूरमैन की ऑफ लॉन्च में बैठ गई, मुझे पता है कि यीशु मसीह में उसकी अंधी आस्था ने उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहने की ताकत दी जो इस राक्षस ने उस पर ढाई थी। सैंड्रा कस्टीला का परिवार भी ऐसा ही किया। मेरा नाम रूफ रेनॉल्ड्स है, मैं सैंड्रा कस्टीला की बहन हूँ। हम आपके आभार हैं कि आपने हमें और अन्य शोक संतप्त परिवारों को अदालत में अपनी बात रखने का मौका दिया, ताकि हम बता सकें कि माँओं, बेटियों और बहनों को खोने से हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ा है। मेरी बहन के बारे में खबर मिलना और जिस हालत में वो मिली, वो ऐसा सदमा है जिससे हम कभी पूरी तरह उबर नहीं पाएंगे। आज का दिन सैंड्रा के परिवार के साथ साथ अन्य पीड़ितों के परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित है। एम्बर, वलेरी, करीन, जेसिका, मोरीन, मेलिसा एंड मेगन। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि जिसने हमारे परिवार और इतने सारे परिवारों को तबाह किया, उसे एक दिन पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा, और वो दिन आज आ गया है। हालांकि न्याय एम्बर, वैलेरी, करेन, जेसिका, मॉरीन, मेलिसा, मेगन और सैंड्रा को वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें अब और बुलाया नहीं जाएगा और हमारे परिवारों को शांति मिलती है। ये जानकर सुकून है कि जिसने हमारे दर्द का कारण बना, वह अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रेक्स ह्यूरमैन एक बेरहम सीरियल किलर था जो महिलाओं को उनके आकार और काम के कारण निशाना बनाता था। पीड़िताओं ने बहुत कष्ट सहा और उनकी मौतें जल्दी नहीं हुईं। उसने माना कि उसने अपनी हर पीड़िता का गला घोटा था और उसके कंप्यूटर पर बच्चों व बड़ों से जुड़ी टॉर्चर पोर्नोग्राफी की खोजें मिली। उसने उपनगरों के पारिवारिक व्यक्ति की जो छवि बनाई थी वो दिखावा मात्र थी। ये वही आरोपी है जिसने 8 युवतियों की हत्या की सूक्ष्म योजना बनाई थी। वह हर एक विवरण पर इस हद तक ध्यान देता था ताकि वह अगली हत्या की तैयारी कर सके, और साथ ही 8 युवा महिलाओं की जान लेने से जो विकृत संतुष्टि और बीमार खुशी उसे मिलती थी, उसे बार बार महसूस कर सके। इस अदालत में आरोपी कुछ भी कहे या कर नहीं सकता जो उन महिलाओं और उनके परिवारों से छीनी गई चीजों की भरपाई कर सके। दिखाया गया कोई भी पछतावा नाकाफी है और बहुत कम है। यह सब बहुत कम और बहुत देर से है। जैसा कि अदालत जानती है, आरोपी ने अपनी पूर्व पत्नी और अपने थेरेपिस्ट को दिए गए बयानों के माध्यम से कुछ जानकारी बाहर आने दी है।
लेकिन ये सब इस आरोपी द्वारा अपने परिवार को नियंत्रित करने और उन पर हावी रहने की दयनीय कोशिशों के अलावा कुछ नहीं है, और यही इस मामले का संदेश है। इस मामले का असली संदेश आज उन पीड़ितों ने दिया है मान्यवर। यही इस मामले का असली मुद्दा है। मैं कहता हूं कि जुलाई 2023 में अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसकी कही कोई बात मायने नहीं रखती। उसके बाद वो जो कुछ भी कहता है वो निरर्थक और स्वार्थी है। उसका मकसद सिर्फ अपनी ही दोषी हरकतों से ध्यान भटकाना है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यह अभियुक्त बहुत पछता रहा है मान्यवर। वो पछता रहा है। वो पछता रहा है कि वो पकड़ा गया। महोदय, मुख्य रूप से अभियुक्त के गिरफ्तारी से पहले दिए गए बयान, उसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से पहले की गई कार्रवाइयां महत्वपूर्ण है। साथ ही क्योंकि ये बातें दिखाती हैं कि ये अभियुक्त असल में क्या है। ये अभियुक्त वही है जो उस योजना दस्तावेज में दिखता है जो अभियुक्तों में से एक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टास्क फोर्स ने पहले तलाशी वारंट के निष्पादन के दौरान बरामद किया था। उस दस्तावेज में अभियुक्त ने महिलाओं की हत्या की योजना इतने ठंडे दिमाग से बनाई जैसे वो गणित का सवाल हल कर रहा हो या खरीदारी की सूची बना रहा हो। सूट और टाई के पीछे वो एक ऐसा सैडिस्ट है जिसने सीरियल किलर्स के विशेषज्ञों पर रिसर्च करके जॉन डगलस की माइंड हंटर किताब का अध्ययन करके एक बेहतर हत्यारा बनने के तरीके ढूंढकर अपनी कला को बारीकी से निखारा है। पकड़े जाने से बचने के लिए ह्यूरमैन ने छात्र की तरह पढ़ाई की और नोट्स बनाए। उसकी कंप्यूटर फोरेंसिक जांच में याद रखने वाली बातें शीर्षक से कई सूचियां मिली। इसमें लिखा था, आवाज दूर तक जाती है, शोर और हवा नियंत्रित करो, शिकार से पहले अच्छी नींद लो, ज्यादा थकान परेशानी देती है और जोर से वार करो। गिराने के लिए बार बार मारना पड़ता है, अगली बार चेहरे या गर्दन पर वार सोचो। ज्यादा नींद और शोर पर नियंत्रण से खेलने का समय बढ़ता है। छत से ड्रॉप क्लॉथ्स टांगने के लिए पुश पिन्स यूज करो, टेप नहीं। गर्दन के लिए भारी रस्सी लो क्योंकि कसने के दबाव में हल्की रस्सी टूट गई थी। ह्यूरमैन के पास HK 2000 नामक एक दस्तावेज था जो हत्या की योजना की सूची जैसा था। उस दस्तावेज में DNA, टायर के निशान, खून के धब्बे और फिंगरप्रिंट जैसी समस्याओं का जिक्र था। फिर उसमें जरूरी सामान भी लिखा था, जैसे जूते के कवर, कैस्टिक सोडा, पुलिस स्कैनर, रस्सी, आरी या काटने के औजार, हेयर नेट, फोटो फिल्म और भी बहुत कुछ। फिर एक कॉलम था DS के लिए, जिसे जांचकर्ताओं ने डंप साइट या डंपस्टर साइट माना। अगली सूची थी TRG, जिसे जांचकर्ताओं ने टारगेट माना। उसके नीचे लिखा था, छोटा अच्छा है। लेकिन आज ध्यान ना तो योजना पर था और ना ही उस बीमार कातिल की विकृत हरकतों पर। ये परिवारों के दर्द और एक कातिल के आखिरी शब्दों पर था। 50 Cent's production company यूनिट फिल्म एंड टेलीविजन इनकॉर्पोरेटेड पीकॉक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रही है जो कि कैदी की पूर्व पत्नी, बेटी, सौतेले बेटे और उनके वकीलों को लाखों डॉलर देना पूरी तरह से घिनौना और अक्षम्य है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं घिन से भर गई, स्तब्ध रह गई और भीतर तक विचलित हो गई। रेक्स ह्यूरमैन जज के आदेश पर बोलने के समय खड़े हुए। खड़े हो जाएंगे। आज इस कमरे में जो कहा गया उसके जवाब में मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं। मेरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है और मैं यहीं पे छोड़ता हूँ अभी के लिए। जोर से बोलो। मिस्टर ह्यूमन, जैसा मिस्टर टियरी ने कहा, मुझे पता है कि आपको पकड़े जाने का अफसोस है। मुझे लगता है आपको अपनी पत्नी, बच्चों के साथ किए पर भी पछतावा है। क्या आपको उसके लिए अफसोस है? आपने इन मासूम महिलाओं के साथ क्या किया? 8 महिलाएं जिन्हें आपने गला घोंटकर मार डाला, कम से कम 8 जिनके बारे में हमें पता है। क्या आपको उसके लिए कम से कम थोड़ा सा अफसोस है? हाँ, मुझे अफसोस है। तुम्हें पता है क्या, आपका वर्णन एक बड़े आदमी के रूप में किया गया है, लेकिन अगर आप वाकई आदमी हैं तो आप एक घिनौने और घटिया छोटे आदमी हैं और आप एक डरपोक हैं। आपके द्वारा अभियोग संख्या 7354
22-24 के पहले आरोप में प्रथम श्रेणी की हत्या का दोष स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप अदालत आपको शेष जीवन बिना पैरोल की संभावना के जेल में बिताने की सजा सुनाती है। दूसरा आरोप प्रथम श्रेणी हत्या से जुड़ा है। अदालत आपको शेष जीवन बिना पैरोल जेल में रहने की सजा देती है। तीसरे आरोप पर प्रथम श्रेणी की हत्या का दोष स्वीकार करने पर अदालत आपको उम्र कैद की सजा सुनाती है, जिसमें पैरोल की संभावना नहीं होगी। ये तीनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। सातवें आरोप के संबंध में द्वितीय श्रेणी की हत्या के लिए अदालत आपको कम से कम 25 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की अनिश्चितकालीन सजा सुनाती है। आठवें आरोप के संबंध में द्वितीय श्रेणी की हत्या के लिए अदालत आपको कम से कम 25 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की अनिश्चितकालीन सजा सुनाती है। नौवें आरोप के संबंध में द्वितीय श्रेणी की हत्या के लिए अदालत आपको कम से कम 25 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की अनिश्चितकालीन सजा सुनाती है। और अंत में 10वें आरोप के संबंध में द्वितीय श्रेणी की हत्या के लिए अदालत आपको कम से कम 25 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की अनिश्चितकालीन सजा सुनाती है। इन सभी सजाओं को एक के बाद एक चलाया जाएगा। मिस्टर चेनी, आरोप 4 से 6 के बारे में हम उस सजा की पूर्ति पर आपके सम्मान के समक्ष खारिज करने का अनुरोध करते हैं। वो आवेदन स्वीकार किया जाता है। अन्य एजेंसियों को एकत्र करने के लिए और कुछ 24 वर्षों से कुछ भी नहीं। मिस्टर ब्राउन, इसे बाहर ले जाओ। आज की सजा सुनवाई में रेक्स ह्यूरमन की पूर्व पत्नी आसा एलर्प विशेष रूप से अनुपस्थित थीं। सजा सुनाने से पहले मैंने एलर्प के वकील बॉब मैसेडोनियो से उनकी गैर मौजूदगी के फैसले पर बात की थी। वो कल नहीं जा रही है, वो काफ़ी ठीक है। और वो कल इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि उनका मानना है, और सही भी है, कि कल का दिन पीड़ितों के लिए है। आप जानते हैं उनका क्लोजर, उनका आप जानते हैं केस का अंतिम पड़ाव और उन्हें शांति मिलने का मौका। और वो नहीं चाहती कि उनकी मौजूदगी वहाँ किसी भी तरह से ध्यान भटकाए या वहाँ से फोकस हटाए जहाँ ध्यान होना चाहिए। काफी समय तक ऐसा लगा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उसने ये हत्याएं की हैं। मुझे लगता है कोई भी पत्नी सवाल करेगी कि ये सब मेरे घर में कैसे हो सकता है। थोड़ा इनकार करना भी सामान्य है, लेकिन अब उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि उनके पति एक सीरियल किलर हैं। उन्होंने इसे स्वीकार किया और अब मानती हैं। ये प्रक्रिया लंबी थी। हमने लगभग 2 साल उनके साथ बिताए इससे पहले कि वो इस नतीजे पे पहुंची कि उन्होंने ये किया है। और फिर आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद उनसे मिलकर ये स्वीकार किया कि वो इन सभी 8 हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। क्या आप कभी-कभी रेक्स शर्मन से मिलती हैं? मैंने उनसे कई बार मुलाकात कर अच्छा समय बिताया है। आप ऐसा क्यों करती हैं? मैं एएसए के नागरिक मामलों में प्रतिनिधि हूँ और कई दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाता हूँ, जैसे संपत्ति ट्रांसफ़र और वाहनों के दस्तावेज़। तलाक के दस्तावेज़ों को देखें और उन मुद्दों पर उनसे चर्चा करें जिनका वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो मैं, आप जानते हैं, माइक ब्राउन उनका आपराधिक मामलों में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। जब आप सफोक काउंटी जेल में डिटेंशन सेंटर में जाती हैं और आप वहां उस आदमी के साथ बैठती हैं जिसने इतने भयानक हत्याएं की जो कई सालों तक अनसुलझी रहीं, तो वो अनुभव कैसा होता है? आप वकील हैं, उसकी पूर्व पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन आप इंसान भी हैं और यहीं रहती हैं। वो हमेशा पेशेवर, विनम्र और मर्यादित रहे हैं। वो स्पष्ट बोलते हैं और हमेशा चर्चा के लिए उपयुक्त सवाल पूछते हैं। मैंने उनका वो पक्ष नहीं देखा। अब सब जानते हैं कि उनका एक और पक्ष भी है, लेकिन जब मैं उनके साथ था मुझे कभी डर या घबराहट महसूस नहीं हुई। और आप जानते हैं, सच कहूँ तो जैसे मैंने कहा, वो स्पष्ट बोलने वाले और काफ़ी अच्छे और इतने मिलनसार हैं कि मैंने उनके साथ रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में सामान्य बातचीत की है। क्या वो मिलनसार हैं? हाँ, बिल्कुल। उनमें सच में हास्य की भावना भी है। ये कहना थोड़ा अलग है क्योंकि आप जानते हैं, जाहिर है वो 8 महिलाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो एक अलग बात है। उम्मीद है कि हम में से कोई भी फिर कभी ऐसा नहीं देखेगा। क्या ये अजीब लगता है जब आप वहाँ बैठे होते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी मिलनसार है और वो हंसमुख भी है, लेकिन वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। उसकी एक और पहलू है। मेरा मतलब है, आपके लिए एक वकील के तौर पर वहाँ बैठकर इससे निपटना कितना अजीब होता है। ये उतना अजीब नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि आपराधिक कानून में
30 साल से ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हुए हम नियमित रूप से इससे निपटते हैं कि कुछ लोग हिंसक और जघन्य अपराध करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में सामान्य रूप से रहते हैं। उसने बस ऐसे अपराध किए हैं जो बहुत चर्चित हैं और वे सभी हत्याएं हैं। लेकिन आप जानते हैं, मैंने ऐसे दूसरे हत्यारों को भी उसी कुर्सी पर बैठते देखा है जिस पर आप बैठे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने हत्या के लिए 25 साल जेल में बिताए हैं। हमने ऐसे मामलों में भी कस्टडी के लिए केस लड़े हैं जहां हमने उन लोगों के लिए बच्चों की कस्टडी हासिल की है जिन्होंने हत्या या अन्य तरह के अपराधों के लिए सज़ा काटी है। यहाँ लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं और हमें नहीं पता कि हम किससे मिल रहे हैं। हम रोज़ कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनका दिन कैसा होता है ये हमें नहीं मालूम। आप वहाँ रेक्स के साथ कितनी बार गई हैं? शायद कम से कम दर्जन भर बार। अब सभी मुलाकातें न्यूयॉर्क की जेल में ही होंगी, जहां ह्यूरमन अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा और एफबीआई की बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट के साथ सहयोग करेगा जब वे जानने की कोशिश करेंगे कि उसे ऐसा दरिंदा किस चीज ने बनाया। ह्यूरमन के वकील माइक ब्राउन ने कोर्ट में पीड़ितों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। खैर, हमने इस बात पर चर्चा की कि आप जानते हैं, हमारे नज़रिए से वे इस मामले के सामने आने में अहम थे क्योंकि उन्होंने लगातार इस पर ध्यान रखा। जाहिर है, इस जांच के दौरान अलग अलग प्रशासन रहे और मैं सच में मानता हूं कि उनकी इस मामले पर लगातार जोर देने और डटे रहने की वजह से आखिरकार बहुत ज़्यादा दबाव बना, ज़्यादा संसाधन लगाए गए और अंत में मेरे क्लाइंट की गिरफ्तारी हुई। और फिर मैंने ये भी जोड़ा कि आप जानते हैं, जब हम इसमें गए तो हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ वही जानते हैं जो हमने प्रेस में पढ़ा है। मैंने जांच से जुड़े बहुत सारे पन्ने देखे हैं। मुझे लगता है मैं इन पीड़ितों को जानता हूं, यही मैंने परिवार से कहा। मैं सच में सोचता हूँ, भले ही मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और जैसे मैंने उनसे मुलाकात की हो। मैं बस चाहता था कि वे ये जाने। आखिरकार रेक्स ह्यूरमन जेल की दीवारों के पीछे ही मरेगा। और निश्चिंत रहें, गिलगो बीच हत्याओं में रेक्स ह्यूरमन की जांच शायद खत्म हो गई है, लेकिन रेक्स ह्यूरमन की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पीड़ितों के लिए सजा सुनाया जाना एक अहम मोड़ है जब वे अपने प्रियजनों को याद कर सम्मान देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी कहने का मौका मिला, उसके बाद मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ और मुझे ठीक होने की उम्मीद है। मैं बस सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मामले में समय दिया, हमारी बातों को सुना और मेरी माँ और बाकी सभी महिलाओं को अपनी बात सुने जाने का मौका दिया। ये दिन लंबे समय बाद आया है। आज से उसका नाम और चेहरा दिखाना बंद करें, लड़कियों का चेहरा और नाम दिखाएं और सबको बताएं कि हम उनके लिए ही आगे बढ़ते हैं। राक्स अब कभी मायने नहीं रखेगा, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है और वो आप में से किसी के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब रैक्स ह्यूरमन के साथ क्या होगा? अब उसे न्यूयॉर्क स्टेट जेल सिस्टम के एक रिसेप्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। वहां से उसे एक और अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया जाएगा। रेक्स ह्यूरमन की जांच अभी जारी है। हम नजर रखेंगे और आपको आगे की जानकारी देंगे। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, जो आपको सफॉक काउंटी, लॉन्ग आइलैंड से प्रस्तुत किया गया। मैं अंजनेट लेवी हूँ। अगली बार फिर यही मिलूंगी।